अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वाला टॉपिक आप लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। बच्चों, कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने ये बात प्रूव की थी कि जो लाइट की नेचर है वो वेव नेचर है। जो हमें वो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स, जिसको हमने फ्रिंजेस का नाम दिया था, वो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, वो फ्रिंजेस बनी हुई हैं। और हमने उसको क्या कहा था कि वो फ्रिंजेस क्यों बनी हैं? वो बनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। लाइट कर रही है इंटरफेरेंस, किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, किसी जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। अब जब साबित हो गया कि लाइट एक वेव है, लाइट वेव नेचर रखती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे नेचर में होने वाले फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो थिन फिल्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना था जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले प्रूव नहीं हो पा रहा था कि क्यों है ऐसा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। फुटपाथ पर अगर आप जाएं तो आपको एक ऑयल गिरा हुआ, बारिश के बाद अगर ऑयल गिरा हुआ हो तो उसके ऊपर आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है। पीकॉक, मोर के जो पर होते हैं उसमें आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है। वो जो डिस्क होती है, जो डीवीडी डिस्क होती है, उसके ऊपर उसको अगर आप एक खास एंगल पर लेकर जाएं तो आपको उस डीवीडी सीडी डिस्क में भी एक कलरफुल पैटर्न नजर आ रहा होता है। इसी तरह बचपन में बबल्स तो सबने बनाए होंगे, तो वो अगर आप उस बबल को देखते हैं, सोप बबल को या शैम्पू से बने हुए बबल को आप देखते हैं, तो उस बबल में भी आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी कि आया ये कलरफुल पैटर्न हमें क्यों नजर आते हैं। तो बेटा, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूव हो गई, यानी लाइट इंटरफेयर करती है, तो इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना हो गया आसान। तो आज हम उसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। बेटा, सबसे पहले समझना यह है कि व्हाट इज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या होती है? बेटा, थिन फिल्म कहते हैं एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को, एक ऐसी बारीक लेयर को जो किसी मीडियम के ऊपर स्प्रेड आउट होती है। जैसे आप एक बकेट लें, पानी की भरी हुई बाल्टी लें और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के गिरा दें, तो ऑयल वाटर के अंदर मिक्स तो नहीं होगा। ऑयल क्या करेगा, वो उस पानी के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगा। उस लेयर की जो थिकनेस है वो बहुत बारीक होती है, तो उसको हम थिन फिल्म कहते हैं। इसी तरह जो सीडी या डीवीडी डिस्क है, उसके ऊपर एक लेयर, बारीक सी लेयर चढ़ी होती है। अगर आप उसको साइड पे एक एंगल पे करके देखें तो आपको वो लेयर नजर आएगी। वो जो लेयर है उसकी थिकनेस भी बहुत बारीक होती है, वो भी एज अ थिन फिल्म काम कर रही होती है। इसी तरह जो सोप बबल है, बबल की जो थिकनेस है वो बहुत बारीक होती है। जो उस बबल की लेयर है, जो उसकी दीवार है, वो बहुत बारीक होती है, तो उसको भी हम थिन फिल्म कहते हैं। तो व्हाट इज अ थिन फिल्म? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास कर सके। जैसे बेटा विंडो की ग्लासेस होते हैं, लाइट विंडो से आर पार हो सकती है, हम आर पार नजर आता है हमें, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दूसरे नंबर पर बेटा whose thickness is comparable to light, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है, नैनोमीटर्स के अंदर होती है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल जिसका साइज होगा वो क्या होगी? वो होगी थिन फिल्म। अब बेटा मैंने एग्जांपल्स पहले ही दे चुका हूं आपको। सोप बबल, ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर बनी हुई है, वो भी थिन फिल्म की एग्जांपल है। पीकॉक फीदर, यानी मोर का जो पर होता है, वो भी एग्जाम्पल है थिन फिल्म की। उसके ऊपर भी एक लेयर होती है मोर के ऊपर, जिसकी वजह से आपको वो बड़ा मोर के जो पर हैं वो बड़े कलरफुल से नजर आते हैं। तो बेटा आए एक्सप्लेन करते हैं कि वो सोप बबल पर, या मोर के जो पर हैं, या सीडी डीवीडी डिस्क है, या जो ऑयल गिरा होता है वाटर के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जो ऑयल गिरा होता है, वो ऑयल कलरफुल पैटर्न क्यों शो करता है। तो बेटा सबसे पहले समझाने के लिए
मैं इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिस्कस करूंगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो कैसे इंटरफेयर करती है। बेटा सपोज करते हैं ये हमारे पास इतना इतना वाटर है, वाटर की लेयर है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल गिराया तो इतनी इतनी जो लेयर है वो हमारी ऑयल की है। इसके ऊपर एयर है, एयर से आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट ए बी, एक रे कह लें या एक वेव कह लें। ए बी जो रे ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां इंसिडेंट हुई, बी से यानी ए से जब बी पर पहुंची तो इस रे ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा आगे रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया। यानी बेटा ए से जब बी पर पहुंची तो ये रे दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट अप हो गई। कुछ हिस्सा सी की तरफ चला गया, कुछ हिस्सा कहां चला गया, डी की तरफ। अब बी सी वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, दिस विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और जो यहां से यहां गई है और नीचे बेटा आगे वाटर की लेयर है तो वाटर से रिफ्लेक्ट हो गई वापस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रे ऑफ लाइट आई बी से यानी ऑयल की लेयर से ही वापस रिफ्लेक्ट कर गई। कुछ हिस्सा रे ऑफ लाइट का डी की तरफ चला गया और डी यानी वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट करके गई। अब ये जो दोनों वेव्स हैं, ये बी सी और ई एफ, दोनों एयर में मौजूद हैं, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, दोनों कोहेरेंट भी हैं, दोनों सेम वेव का हिस्सा हैं, सेम रे का हिस्सा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो वेव्स की ओवरलैपिंग से यानी जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव्स सुपरपोज करती हैं तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। और बेटा ये मत समझें कि ये शायद काफी दूर हैं एक दूसरे से, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होती, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दूर बनाई हुई है, वैसे प्रैक्टिकली ये बहुत क्लोज होती हैं। तो जब ये सुपरपोज करेंगी तो सुपरपोज करने की वजह से ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस कौन सा, देखिए बेटा जो ये वाली रे है बी सी वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर रही है, बट जो आगे की तरफ जा रही है, जो वाटर की तरफ जा रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, वो इतना इतना पाथ इसके मुकाबले में ज्यादा ट्रेवल कर रही है। यानी ए बी सी रे में पाथ डिफरेंस मौजूद है, इन दोनों वेव्स में रेज में पाथ डिफरेंस मौजूद है। जो ये वाली रे आ रही है, आपको अगर नजर आ रहा हो, ये वाली रे जो आ रही है वो बी डी ई फासला ज्यादा तय करके आ रही है एज कंपेयर टू दिस। इस रे को मैं 1 रे का नाम देता हूं, इसको मैं 2 वाली रे का नाम देता हूं। तो 2 वाली रे ने 1 वाली रे की निस्बत बी डी ई पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है, तो ये होगा दोनों के बीच पाथ डिफरेंस। अब ये दोनों सुपरपोज करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस के ऊपर। अगर तो ये पाथ डिफरेंस वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और अगर ये पाथ डिफरेंस वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा बाय 2 का तो बेटा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। लिहाजा अगर पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का तो ये दोनों वेव्स 1 और 2 वेव्स ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेंगी बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिनिमा बनता है, डार्क स्पॉट बनता है। सो अगर तो इन दोनों वेव्स की 1 और 2 वाली रे की पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव वाली मीट कर रही हुई तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी और आपको यहां पर ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। और अगर इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन मीट कर रही हुई, वो पूरी हो रही हुई कंडीशन, तो फिर ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और आपको डार्क स्पॉट दिखाई देगा। अब बेटा ये जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव्स के दरमियान 1 और 2 में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 वाली वेव ने 1 वाली वेव की निस्बत इतना इतना फासला ज्यादा कवर किया है। ये जो पाथ डिफरेंस है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो बेटा 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 थिकनेस ऑफ द फिल्म, यानी जो आपने ऑयल वाटर के ऊपर गिराया हुआ है उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। बच्चों ये थिकनेस जितनी ज्यादा होगी
ये थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना इस सेकंड वाली रे को ज्यादा फासला ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा। और जितनी थिकनेस कम होगी उतना डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना पाथ डिफरेंस कम होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना कम ज्यादा होगा उससे भी ये पाथ ट्रेवल पर फर्क पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है नेचर ऑफ द फिल्म, यानी जो आपने ऑयल इसके ऊपर गिराया हुआ है, ऑयल डिफरेंट विस्कोसिटी का होता है, ऑयल्स की डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल यहां पर गिरा हुआ है, फिल्म की जो नेचर है वो किस तरह की है, तो जो ऑयल होगा उसके हिसाब से पाथ डिफरेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो थी इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी अभी हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट डिस्कस कर रहे हैं। ये थी सिर्फ समझाने के लिए। अभी मैंने आपके वो क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि जो ऑयल गिरा हुआ होता है रास्ते में, हम देखें तो जहां से बस गुजरी है अगर उसका ऑयल लीक कर रहा हो तो आपको उस ऑयल पर कलरफुल पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। वो कलरफुल पैटर्न क्यों नजर आता है, अभी हम उस आंसर की तरफ नहीं गए। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको या ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा या डार्क स्पॉट दिखाई देगा, तो कलरफुल पैटर्न तो नहीं ना अभी आया। बेटा इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस और जो नॉन डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस है उसमें क्या फर्क होता है। हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, पीछे कंडीशंस भी हमने पढ़ी हैं कि डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है। बेटा डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। दोनों जो बीम्स ऑफ लाइट हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और दूसरी क्या थी, वो कोहेरेंट होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों मोनोक्रोमेटिक भी हैं क्योंकि सेम सोर्स का हिस्सा है, सेम वेव सेम फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, और दोनों कोहेरेंट भी हैं, तो यहां पर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए आपको या मैक्सिमा दिखाई देगा या मिनिमा दिखाई देगा। बेटा डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक जगह पर मैक्सिमा नजर आ रहा था, एक जगह मिनिमा नजर आ रहा था, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, तो जहां पर मैक्सिमा बना हुआ है वहां पर आप बता सकते हैं कि सर यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जहां मिनिमा बना हुआ है वहां पर आप कह सकते हैं कि यहां आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि सर यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसका मतलब यह है इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल है, आपको पता है, आप श्योरिटी से बता सकते हैं कि यहां कंस्ट्रक्टिव हो रही है और यहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है। अगर तो वो दोनों कंडीशंस यानी मोनोक्रोमेटिक हों और कोहेरेंट हों दोनों बीम्स ऑफ लाइट, तो आप बता सकोगे कि इंटरफेरेंस कौन सी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। बट अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो रही हों तो क्या इंटरफेरेंस लाइट की नहीं होगी, क्या बीम्स ऑफ लाइट इंटरफेयर नहीं करेंगी, डेफिनेटली करेंगी बेटा, करेंगी सही, लेकिन वो इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल नहीं होगी। कैसे डिटेक्टेबल नहीं होगी कि आपको जो कलर पैटर्न नजर आएगा आप उसमें नहीं बता सकेंगे कि यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपको कलरफुल पैटर्न नजर आने वाला है जिसके अंदर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, बल्कि इंटरफेरेंस होगी जस्ट। आप नहीं बता सकते कि ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कंस्ट्रक्टिव की वजह से है या डिस्ट्रक्टिव की वजह से है, या कोई भी कलर आपको नजर आए आप उसको कंफर्म नहीं कह सकते कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है या डिस्ट्रक्टिव का है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। अब हम उस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो स्टार्ट के अंदर मैंने रेज किया था कि सोप बबल में आपको कलरफुल पैटर्न क्यों नजर आता है, या जो ऑयल फुटपाथ पर गिरा होता है उसमें आपको कलर्स क्यों नजर आते हैं, कंपैक्ट डिस्क पर आपको कलर्स क्यों नजर आ रहे होते हैं। तो बेटा ऑयल वाली एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी सबके लिए सेम है। तो बेटा ये सपोज करें कि ये बारिश हुई, सड़क के किनारे पानी जमा हो गया, या सड़क के ऊपर सड़क गीली हो गई, जस्ट पानी है ये वाला, कोई गाड़ी गुजरी, ऑयल उसका लीक था, मोबाइल ऑयल लीक था, वो ऑयल रोड के ऊपर फुटपाथ के ऊपर गिर गया। अब बेटा वो जो ऑयल गिरा होगा वो किसी ने बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में तो नहीं गिराया कि पूरे ऑयल की थिकनेस एक जैसी हो। क्या होगा, वो जो ऑयल गिरा होगा वो फुटपाथ के ऊपर किसी जगह पर वो ज्यादा गिर गया होगा, किसी जगह पर उस फिल्म की थिकनेस ज्यादा होगी, किसी जगह पर वो कम गिरा हुआ होगा, यानी उस जगह पर उस ऑयल की जो फिल्म है उसकी थिकनेस कम होगी। यानी कहीं बुक में ये वर्ड यूज किया गया है कि जो ऑयल गिरा होता है फुटपाथ पर उस फिल्म की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म नहीं होती मतलब किसी जगह ज्यादा गिरा, किसी जगह उस फिल्म की थिकनेस ज्यादा है, किसी जगह पर थिकनेस
कम है। अब बेटा जो ऑयल फुटपाथ पर गिरा है वहां मोनोक्रोमेटिक लाइट तो नहीं गिर रही, वहां तो व्हाइट लाइट फॉल हो रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो तो व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का। विजिबल पैटर्न की बात कर रहा हूं सिर्फ, विजिबल में आपके पास 7 कलर्स होते हैं, यानी वो जो ऑयल फिल्म गिर रही पड़ी हुई है फुटपाथ पर, उस पर तमाम 7 के 7 कलर्स फॉल कर रहे हैं। अब ये 7 कलर्स मैंने बनाए हैं, मेरे पास 7 कलर्स नहीं थे, मैंने एक ही को 7 रेज शो किया। आप यही समझें कि इसके ऊपर 7 कलर आके फॉल कर रहे हैं। अब बच्चों इस जगह पर अगर आप देखें तो ये वाला जो कलर है, फर्ज करें ये रेड है, तो रेड कलर जो है वो इतना इतना पाथ ट्रेवल करेगा, यानी अगर रेड कलर है तो उसके लिए पाथ यहां से यहां होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो कलर है, यहां पर जो भी कलर है, फर्ज कर लेते हैं ये ब्लू है, तो ब्लू कलर यहां से यहां रिफ्लेक्ट होगा। अब आप खुद देखें जो पाथ डिफरेंस है रेड के लिए वो ज्यादा है, रेड वाली वेव ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, जबकि ब्लू वाली वेव जो है वो थोड़ा पाथ ट्रेवल कर रही है। तो पाथ डिफरेंस दोनों कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट है। जब दोनों कलर्स का पाथ डिफरेंस डिफरेंट है तो बेटा हो सकता है कि 3 कलर्स के लिए जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है वो कंस्ट्रक्टिव वाली फिक्स हो जाए, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना शुरू कर दें, उनका पाथ डिफरेंस ऐसा बन जाए कि वो इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का। और बाकी के जो 4 कलर्स हैं वो इस तरह से मिक्स हो जाएं, इस तरह से उनका पाथ डिफरेंस बन रहा हो कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जो कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे वो तो आपको नजर नहीं आएंगे, आप यहां से देख रहे हैं, आपको वो कलर्स तो नजर नहीं आ रहे होंगे जो डिस्ट्रक्टिव, जिन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रस्ट के ऊपर टर्फ आ गया, तो जब क्रस्ट के ऊपर टर्फ आ गया वो वेव्स एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो वो कलर्स आपको नजर नहीं आएंगे। 3 जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपकी आंख की तरफ वो तीनों कलर्स जा रहे होंगे, बाकी 4 ने एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कैंसिल आउट कर दिया। 3 की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई और वो तीनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपकी आंख की तरफ जा रहे हैं। तो वो तीनों आपको, आपकी आंख को एक एक कलर थोड़ी नजर आएगा, आपकी आंख को तो नजर आएगा उन तीनों का मिक्स पैटर्न, यानी आपकी आंख में वो तीनों कलर्स मिक्स होकर जा रहे होंगे, तो आपको उन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन कुछ और भी हो सकता है, कोई और, वो रेड कलर तो अकेला रेड कलर दिखाई नहीं देगा, अकेला ब्लू दिखाई नहीं देगा, अकेला ग्रीन दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको रेड ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर दिखाई देगा। और हो सकता है किसी जगह पर अगर 7 कलर्स इस जगह फॉल कर रहे हैं तो बेटा इस जगह पर हो सकता है 2 कलर्स की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो और बाकी 5 कलर्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो तो आपको नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे 5 कलर्स का कॉम्बिनेशन। और उन 5 कलर्स का कॉम्बिनेशन पर्पल भी हो सकता है, उन 5 कलर्स का कॉम्बिनेशन ग्रीन भी हो सकता है, उन 5 कलर्स का कॉम्बिनेशन ग्रे भी हो सकता है। तो हो सकता है 5 के 5 कलर्स आप तक पहुंच रहे हो। और किसी और जगह पर, यानी इस जगह पर अगर आप देखो तो हो सकता है इस जगह 6 कलर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो और 7वां कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो। तो इस जगह से आपकी आंख की तरफ 7 कलर्स नहीं जा रहे होंगे बल्कि 6 कलर्स जा रहे होंगे, तो आपको इस जगह पर 6 कलर्स का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और किसी और जगह पर हो सकता है 6 कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो, उन 6 कलर्स की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो वो 6 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो और सिर्फ एक कलर आपकी तरफ जा रहा हो, तो आपको वही कलर दिखाई देगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके यहां से जा रहा है। तो ये है इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट, कि जो डिस्क जब हाथ में पकड़ते हैं आपको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। आप रास्ते में जाते हैं, फुटपाथ पर आपको ऑयल गिरा हुआ नजर आता है, तो फुटपाथ वो जो ऑयल है उस पर डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं। डिफरेंट कलर्स क्यों नजर आ रहे होते हैं? इसीलिए नजर आ रहे होते हैं कि वहां व्हाइट लाइट आकर फॉल कर रही है और व्हाइट लाइट में से कुछ कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं और कुछ जगह पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं। तो जो जो इंटरफेरेंस हो रही होगी वो मिक्सचर ऑफ कलर नजर आएगा, मिक्सचर ऑफ कलर नजर आ रहा है। अब आप ये तो नहीं बता सकते कि ये जो ग्रीन कलर है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है या डिस्ट्रक्टिव का।
हो सकता है 6 कलर्स डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो और सिर्फ एक कलर आ रहा हो। अगर आपको उस ऑयल फिल्म पर सिर्फ पर्पल कलर नजर आ रहा हो तो आप क्या कहोगे, सर ये कंस्ट्रक्टिव पर्पल कंस्ट्रक्टिव की वजह से है या डिस्ट्रक्टिव की वजह से है? बेटा आप नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है जो पर्पल है वो 3 की डिस्ट्रक्टिव का नतीजा हो और 4 की कंस्ट्रक्टिव का हो, यानी वो 4 कलर्स कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो और 3 कलर डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या यहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है? तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अब ये जो इंटरफेरेंस हो रही है दिस इज नॉट डिटेक्टेबल। आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, कुछ की कंस्ट्रक्टिव है कुछ की डिस्ट्रक्टिव है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप लाइट की इंटरफेरेंस को डिटेक्टेबल बनाना चाह रहे हैं तो जो दोनों बीम्स ऑफ लाइट हैं दे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। जब दोनों मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट होंगी तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या मैक्सिमा बनाएंगी या मिनिमा बनाएंगी। अगर मैक्सिमा बनाएंगी तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, और अगर मिनिमा बनाएंगी तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। ओके बेटा जी बच्चों, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटन रिंग्स। बेटा न्यूटन लाइट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा था। लाइट पर जब वो काम कर रहा था उसने इस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज किया तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह के सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को मिले। ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस बने हैं इनको कहा जाता है न्यूटन रिंग्स। अब उस दौर में तो ये एक्सप्लेन नहीं हो सका कि ये लाइट जो है वो इस तरह के सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बना रही है, इस तरह के सर्कुलर मैक्सिमा मिनिमा क्यों बना रही है, बिकॉज तब कॉर्पस्कुलर नेचर, न्यूटन के मुताबिक लाइट कॉर्पस्कुलर नेचर रखती है। लेकिन बाद में जब ये प्रूव हो गया कि लाइट की नेचर वेव नेचर है, यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज साबित हो गई कि लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है, लाइट इंटरफेरेंस करती है कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। तो फिर ये न्यूटन रिंग्स एक्सप्लेन हुए कि न्यूटन ये जो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो इस तरह के सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बन रहे थे। तो बेटा ये डिस्कस करते हैं कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें थी। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट आर न्यूटन रिंग्स? दीज आर सर्कुलर फ्रिंजेस। क्यों बनती हैं? ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा कहां बनती हैं? इन अ थिन एयर फिल्म। थिन फिल्म के बारे में पिछला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इन अ थिन एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड अ फ्लैट ग्लास प्लेट। बेटा ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है और ये कन्वेक्स लेंस है। इस ग्लास प्लेट और कन्वेक्स लेंस के दरमियान में यह बारीक सी लेयर बनी हुई है, इसको थिन फिल्म ऑफ एयर कहते हैं। इसका सारे का सारा रोल है ये बनाने के लिए, सर्कुलर फ्रिंजेस बनाने के लिए। अब बेटा इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें हैं? एक है बाई कन्वेक्स लेंस। बेटा कन्वेक्स लेंस का आपको आइडिया है क्या होता है? जो साइड से थिन हो और दरमियान से थिक हो। कन्वेक्स लेंस काफी तरह के होते हैं, दो तरह के हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो एक ये है बाई कन्वेक्स लेंस। बाई मींस टू। बाई कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो दोनों साइड से उभरा हुआ हो, जिसका सेंटर दोनों साइड से उभरा हुआ हो। दूसरा होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यहां पर पड़ा है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जिस कन्वेक्स लेंस की एक साइड प्लेन हो और दूसरी साइड उभरी हुई हो। तो यहां हम एक बाई कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। अब बाई कन्वेक्स लेंस, अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस, टू ग्लास प्लेट्स, एक ग्लास प्लेट ये वाली है, दूसरी ग्लास प्लेट ये वाली है। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो हमें आम आंख से नजर नहीं आता, वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे होते हैं। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी ये मोनो सोडियम लैंप यूज करते हैं लैब के अंदर, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं कि ये फ्रिंजेस का जो पैटर्न है वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। बेटा ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट वेव्स निकल रही हैं। कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद ये लाइट वेव्स हो जाती हैं पैरेलल। बेटा अक्सर जगह पर हम लाइट को स्टडी करने के लिए ना कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। बेटा कन्वेक्स लेंस से निकलने वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती हैं, एक बीम की शक्ल में, एक फाइन बीम की शक्ल बन जाती है। उस तरह से लाइट को स्टडी करना आसान होता है।
बेटा अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज नहीं करेंगे तो लाइट क्या करेगी, यहां से हर तरफ फैलेगी। जब लाइट हर तरफ प्रोपेगेट कर रही होगी तो फैली हुई लाइट की निस्बत एक फाइन बीम में जो लाइट आ रही होती है उसको स्टडी करना आसान होता है। इसलिए इस कन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक ही काम है कि ये जो रेज ऑफ लाइट जो हर तरफ इमर्ज हो रही थी इनको प्लेन बनाना, इनको एक फाइन बीम की शक्ल देना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनाना, ताकि इस लाइट को स्टडी करना आसान हो जाए। तो अब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट सामने पड़ी ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होंगी नीचे की तरफ। बेटा ये जो ग्लास प्लेट है इसको 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस करवाया जाता है। यहां से ये फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट है वो यहां से सीधी नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट हम दो को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहां से आ तो बहुत सारी रेज होंगी लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सिर्फ दो रेज बनाई हुई हैं। यहां से बेशुमार रेज आएंगी, यहां टकराएंगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब जब ये नीचे की तरफ आ रही है रेज ऑफ लाइट, वो नीचे यहां पर पहुंची। अब यहां पहुंचने के बाद बेटा इस एक रे को कंसीडर करें, बाकी सबके साथ वही सेम फिनोमिना हो रहा होगा। ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस ग्लास के इस हिस्से से क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी वापस। और यहां ये रे ऑफ लाइट जो ब्लू रे ऑफ लाइट जो नीचे की तरफ आ रही है वो उस दो हिस्सों के अंदर पार्शियली डिवाइड हो जाएगी। कुछ हिस्सा इसका अपवर्ड रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ हिस्सा यहां से बेंड होके निचले हिस्से से रिफ्लेक्ट करेगा। बेटा निचले हिस्से से रिफ्लेक्ट करने के बाद इन दोनों वेज में एक रे ब्लैक वाली एक रे है जो ग्लास प्लेट के इस हिस्से से वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये जो ब्लैक रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे ग्लास प्लेट से ऊपर की तरफ आ रही है। ये दोनों वेव्स, इन दोनों में हो जाएगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहां थिन फिल्म है ना, यहां पर छोटी सी लेयर है एयर की बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके दरमियान एयर इनक्लोज्ड है, तो दोनों के बीच आ जाएगा पाथ डिफरेंस। अब दोनों वेव्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। बेटा जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी वहां वहां पर हमें इस तरह की डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। अब बेटा ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ग्लास प्लेट है और बाई कन्वेक्स लेंस है, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो ये रे ऑफ लाइट आई, इसका कुछ हिस्सा यहीं से ऊपर रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा पार्शियली डिवाइड होके वो एयर की तरफ गया, थोड़ा सा बेंड हुआ, बेंड होने के बाद वो निचली जो ग्लास प्लेट है यहां से रिफ्लेक्ट किया। दो रेज ऊपर जा रही हैं। अब ये दोनों रेज चूंकि मोनोक्रोमेटिक भी हैं और कोहेरेंट भी हैं, तो जब ये दोनों रेज मोनोक्रोमेटिक भी हैं और कोहेरेंट भी हैं तो बेटा ये दोनों क्या करेंगी, ऊपर की तरफ जाके यहां माइक्रोस्कोप में जाएंगी, और माइक्रोस्कोप में हमें नजर आ रहा होगा, हम देख रहे होंगे। तो ये दोनों सुपरपोज करेंगी, माइट बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइट बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो यहां पर फिर क्या बनेगा, एक डार्क फ्रिंज बनेगी, और डार्क फ्रिंज की वजह से लाइट मौजूद नहीं होगी। तो ये बेटा तब एक्सप्लेन नहीं हो पाया, जब न्यूटन एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, तब हमें नहीं पता था लाइट की नेचर वेव नेचर है। बट बाद में जब यंग ने प्रूव कर दिया, अब हम देखें इसको बड़ी इजीली इंटरफेरेंस की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डार्क स्पॉट्स क्यों बन रही है। अब बेटा यहां से दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि न्यूटन रिंग्स सर्कुलर ही क्यों हैं, व्हाई न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर। उसकी वजह यह है बेटा, ये जो कन्वेक्स लेंस यहां पर रखा हुआ है ये सर्कल की फॉर्म का है, दरमियान से उभरा हुआ है और सर्कल की फॉर्म का है। आपने देखे होंगे आपकी जो आई ग्लासेस होती हैं उनमें जो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं कन्वेक्स लेंसेज, वो इस तरह के सर्कुलर फॉर्म के होते हैं, दरमियान से उभरा हुआ है। अब मैं आपको 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकता, वो इस तरह से है, ये देखें दरमियान से उभरा हुआ है और ऐसे पूरा ये क्या होगा, ये इस तरह सर्कल की फॉर्म में होगा। तो ये जो थिकनेस है, एयर की थिकनेस इस जगह पे, ये सेंटर है बेटा, और इस जगह पे जो एयर की थिकनेस है, जितनी थिकनेस इस सेंटर से इधर होगी, अगर हम सेंटर से इस साइड पर भी जाएं उतने ही डिस्टेंस पर, तो उतनी ही थिकनेस यहां भी होगी। यानी जो थिकनेस ऑफ एयर है बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी सेम।
यानी बेटा अगर आप उस फिगर को यहां देखें तो सेंटर से इस जगह पर ये डिस्टेंस जो है और सेंटर से इस साइड पर यहां जो डिस्टेंस है, इन दोनों जगह पर जो एयर की थिकनेस है वो रेडियली, चूंकि रेडियस इस साइड पर सेम है तो रेडियली वो क्या होगी, सेम। जब रेडियली सेम है तो जो इंटरफेरेंस यहां से जाने वाली रे कर रही होगी वही इंटरफेरेंस यहां से जाने वाली रेस कर रही होगी, क्योंकि दोनों के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन सेम होगी। तो ये जब सर्कल से जो रेस बेटा इधर से आपकी तरफ आ रही हैं, जो इधर से आ रही हैं, जो इधर से आ रही हैं और सारी जो इधर से आ रही हैं, वो सारी रेज एक जैसी इंटरफेरेंस कर रही होंगी, या वो कंस्ट्रक्टिव कर रही होंगी या वो डिस्ट्रक्टिव कर रही होंगी। तो अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी ये सारी की सारी, तो आपको सर्कुलर डार्क स्पॉट नजर आएगा। तो यही चीज मैंने मेंशन की है, बिकॉज थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन लेंस एंड ग्लास प्लेट इज यूनिफॉर्म इन सर्कल। यानी थिकनेस जो है एयर फिल्म की वो सर्कल की फॉर्म में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब सेम है। तो यहां से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक स्पेसिफिक सर्कल से, अब यहां से अगर फर्ज करें जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो अगला जो पॉइंट आप सपोज करें यहां पर और यहां पर, हो सकता है जो रेज यहां से जा रही हैं रिफ्लेक्ट होके वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हो। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगे तो आपको अगला जो सर्कल नजर आएगा वो ब्राइट नजर आएगा, फिर उसके बाहर डार्क सर्कल नजर आएगा। तो ये वजह होती है बिकॉज जो लेंस हमने यहां प्लेस करवाया हुआ है, यहां आपको 2 डायमेंशनली नजर आ रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनली अगर देखेंगे तो वो लेंस सर्कुलर फॉर्म का होता है। तो सर्कल से जो रेज आएंगी वो एक सर्कल की तरह का मैक्सिमा या मिनिमा फॉर्म करेंगी। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग्स इज डार्क, कि आपको ये जो सेंटर नजर आ रहा है न्यूटन रिंग्स का वो डार्क क्यों है। बेटा वो डार्क इस वजह से है कि एक रे है वो यहां से बेटा रिफ्लेक्ट यहां गई और इस हिस्से से वापस रिफ्लेक्ट करके जा रही है। फिर आगे एयर की थिकनेस तो बिल्कुल नहीं है, यहां तो एयर नहीं है, यहां तो बिल्कुल जो ग्लास और लेंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो रे जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी ना, वापस डेंसर मीडियम से यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। जब बेटा वो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव और नीचे से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव के बीच एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और वो पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। जब वो पाथ डिफरेंस λ/2 है तो एक का क्रस्ट है अगर, तो दूसरी का क्या होगा, ट्रफ। तो क्रस्ट के ऊपर अगर ट्रफ आता है तो ये दोनों बेटा आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क स्पॉट बनता है, जिसकी वजह से जो न्यूटन रिंग्स का सेंटर है वो हमेशा क्या होता है, डार्क। तो बेटा ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़े आज, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, तो इनको अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार सुनिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो डिस्कशन क्लास के अंदर लाजमी मेंशन किया करें।